Good morning students. In last video we read about the facilities available in Palampur like electricity, tube wells, irrigation facilities are available in the village, so it will give a high yield or you can say a good production there. Now we are going to read about multiple cropping. To grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping. अंडरलाइन कर लीजिए इसको. डिफाइन मल्टीपल क्रॉपिंग अगर क्वेश्चन होता है तो आपको ये आंसर लिखना है. टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप, एक क्रॉप से ज्यादा क्रॉप्स को उगाना एक पीस ऑफ लैंड पे, सेम पीस ऑफ लैंड पे क्या कहलाता है? मल्टीपल क्रॉपिंग. इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड. ये बहुत ही सही तरीका है एक गिवन पीस ऑफ लैंड के ऊपर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का. ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट टू मेन क्रॉप्स. जो फार्मर्स हैं पालमपुर के वो एटलीस्ट टू मेन क्रॉप्स उगाते हैं सेम पीस ऑफ लैंड पर. मैनी आर ग्रोइंग पोटैटोज एज द थर्ड क्रॉप, और ज़्यादातर मैनी आर ग्रोइंग मतलब उनमें से बहुत से तो पोटैटो भी उगाते हैं एज अ थर्ड क्रॉप. मतलब कि पालमपुर के अंदर फार्मर्स अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं, क्योंकि लैंड को तो बड़ा नहीं किया जा सकता. लैंड को अपन फ्लेक्सिबल थोड़ी है, लैंड के अपन ने खींचा और बड़ी हो गई, नहीं हो सकती ना. तो जितनी भी कल्टिवेबल लैंड अपने पास अवेलेबल है या फिर जो भी वेस्ट लैंड्स थी उनको हमने कल्टिवेबल लैंड के अंदर कन्वर्ट कर दी. लेकिन उसके बाद अब जब हमारे पास लैंड बची नहीं है कल्टीवेशन के लिए, फार्मिंग के लिए, तो हम जो भी हमारे पास अवेलेबल कल्टीवेबल लैंड है उसके ऊपर प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाएंगे? तो कैसे बढ़ाएंगे? मल्टीपल क्रॉपिंग करके. मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब क्या होता है कि एक से ज़्यादा क्रॉप्स को उगाना सेम पीस ऑफ लैंड के ऊपर सीजन वाइज. ओके. ऑल फार्मर्स एंड फिर ये बोल रहा है कि बहुत सारे फार्मर्स तो एक ही लैंड पर दो क्रॉप्स उगाते हैं, जबकि कुछ जो फार्मर्स हैं वो तो थर्ड क्रॉप भी उगाते हैं, और वो थर्ड क्रॉप कौन सी है? पोटैटो. ठीक है. इन द पास्ट 15 to 20 ईयर्स, मतलब पालमपुर के अंदर तो 15-20 सालों से मल्टीपल क्रॉपिंग चल रही है. इज इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन? वाई? देखिए ये बोल रहा है कि ज़रूरी है क्या कि हम क्या ये इम्पॉर्टेंट है कि हम इरिगेशन वाला जो एरिया है उसे बढ़ाएं, और अगर ऐसा ज़रूरी है तो क्यों? यू हैव रीड अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन पालमपुर. आपने उन क्रॉप्स के बारे में पढ़ा है जो पालमपुर में उगती थी. फिल द फॉलोइंग टेबल बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन ऑन द क्रॉप्स ग्रोन इन योर रीजन. ये आपको एक्टिविटी दिया हुआ है कि फॉलोइंग टेबल को आप इंफॉर्मेशन फिल करिए ऑन द क्रॉप्स ग्रोन इन योर रीजन. जो भी क्रॉप्स आपके रीजन में उगाई जाती है उसके बेस पे. यू हैव सीन दैट वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज बाय मल्टीपल क्रॉपिंग. देखिए अभी अभी आपने पढ़ा कि सेम लैंड से प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आप मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं. द अदर वे, और इसका दूसरा रास्ता ये भी है कि इज टू यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, कि आप मॉडर्न फार्मिंग मेथड भी यूज कर सकते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स और फॉर हाई यील्डिंग? सबसे पहले तो यील्ड क्या होता है? यील्ड मीन्स प्रोडक्शन. ठीक है. और मॉडर्न फार्मिंग का मीनिंग हम आगे वाले जो ये पढ़ेंगे पैराग्राफ्स उसके अंदर आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे. यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन. आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए. यील्ड किसे कहते हैं? यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस्ड, मतलब यील्ड किसे कहते हैं कि जो भी क्रॉप प्रोड्यूस हुई है एक पीस ऑफ लैंड पे, किस पे? सिंगल सीजन के अंदर, तो वो क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? यील्ड कहलाती है. Till the mid-1960s, the seeds used in cultivation were traditional ones with relatively low yield. Till the mid-1960s, मतलब mid-1960s में जो सीड्स यूज़ किए जाते थे कल्टीवेशन के लिए वो ट्रेडिशनल हुआ करते थे, और उनका जो प्रोडक्शन है या उनकी जो यील्ड है वो भी रिलेटिवली लो हुआ करती थी, यानी उससे प्रोडक्शन कितना कम हुआ करता था. ठीक है. ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन. ट्रेडिशनल सीड्स को से लेस इरिगेशन हो पाता था. फार्मर्स यूज को डंग्स, और जो एज अ मैन्योर वो क्या यूज़ करते थे? को डंग्स एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर्स.
और फर्टिलाइजर्स के रूप में वो कोडंग सब जानते हैं ना, गोबर जिसे कहते हैं, एंड अदर नेचुरल मैन्योर, और सारे नेचुरल मैन्योर ही हुआ करते थे, ठीक है। ऑल दीज वर रेडिली अवेलेबल विद द फार्मर्स हु डिड नॉट हैव टू बाय देम, और ये सब कुछ फार्मर के पास अवेलेबल हुआ करता था, उनको इनमें से कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं होती थी। द ग्रीन रिवोल्यूशन इन द लेट 1960s introduced the Indian farmer to cultivation of wheat and rice using high yielding varieties of seeds. ग्रीन रिवोल्यूशन के आने से 1960 के अंदर इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर्स का इंट्रोडक्शन हुआ कौन सी कल्टीवेशन से, वीट और राइस, यूजिंग हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स। यानी ग्रीन रिवोल्यूशन के आने से HYV सीड्स या फिर मॉडर्न टेक्निक्स से इंट्रोडक्शन हुआ किसका, फार्मर्स का, कि किस तरीके से वो फार्मिंग मॉडर्न तरीके से या मॉडर्न फार्मिंग से कर सकते हैं। HYV सीड्स मतलब होता है हाई यील्डिंग वेराइटी या फिर हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, मतलब कि जो ज़्यादा प्रोडक्शन दे, ऐसे सीड्स जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा हो, कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड्स। किसके कंपैरिजन में, ट्रेडिशनल सीड्स के कंपैरिजन में HYV सीड से प्रोडक्शन ज़्यादा होता था। द HYV सीड्स promised to produce much greater amount of grains on a single plant। यानी HYV सीड्स बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन देते थे एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल सीड्स, और वो भी सेम पीस ऑफ लैंड पे, मतलब ज़मीन का टुकड़ा वही है, ठीक है, जैसे आप खेती कर रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन ट्रेडिशनल सीड्स की जगह आप हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स को यूज़ में ले रहे हैं, जिससे कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है। यानी कि वो जो ग्रेन्स देते हैं वो क्वांटिटी वाइज ज़्यादा उगते हैं, ठीक है। तो देखिए ज़मीन तो वो की वही है, ठीक है, पहले भी इतनी थी अभी भी इतनी है, पहले इस पे 10 किलो उगता था और अब इस पे 15 किलो उगने लगा है, ठीक है। ये ट्रेडिशनल सीड से उगता था और ये HYV यानी हाई यील्डिंग वेराइटी सीड से उगाया जा रहा है, ठीक है। और ये सब कैसे हुआ, ग्रीन रिवोल्यूशन के आने से हुआ, ठीक है। As a result, the same piece of land would now produce far larger quantities of food grain than as possible earlier। और इसका रिजल्ट ये रहा कि सेम लैंड से जितने बीघा ज़मीन पहले थी उतने ही बीघा ज़मीन अभी भी है, ठीक है, उतना ही एकड़ की अभी भी है, लेकिन अब उससे ज़्यादा प्रोडक्शन हो पा रहा है पुराने की बजाय। HYV seeds however needed plenty of water। हालांकि HYV सीड्स को ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल सीड्स। हाउएवर नीडेड प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ऑल्सो केमिकल फर्टिलाइजर्स। और क्या चाहिए होते हैं इनको, केमिकल फर्टिलाइजर्स। पहले तो केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं यूज़ आते थे, नेचुरल फर्टिलाइजर्स ही यूज़ आ जाते थे, ठीक है। जो नेचुरल मैन्योर होती थी वही फर्टिलाइजर्स का काम करती थी, लेकिन अब केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए होते हैं, और यही क्या कहलाती है, मॉडर्न फार्मिंग कहलाती है। मॉडर्न फार्मिंग में क्या क्या आते हैं, HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब है ना। देखिए आपको यहाँ डायग्राम भी दे रखा है, पहले से देख लीजिए आप। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, ठीक है, ये HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, फार्म मशीनरी, ठीक है, इनके लिए डीजल्स, ठीक है, ये सब दिया हुआ है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड, HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। पेस्टिसाइड्स टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट्स, हायर यील्ड्स वर पॉसिबल। ज़्यादा प्रोडक्शन पॉसिबल है ओनली फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स, सिर्फ HYV सीड्स की कॉम्बिनेशन से, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स से और पेस्टिसाइड से। यानी मॉडर्न फार्मिंग या फिर हायर प्रोडक्शन मुमकिन है जब क्या कंबाइन हो, HYV सीड्स यूज़ करें, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, ये सब जब कंबाइन होंगे तब क्या होगा, मॉडर्न फार्मिंग कहलाएगी, और वो क्या रिजल्ट देगी, हायर यील्ड्स देगी आपको, ठीक है, प्रोडक्शन ज़्यादा देगी। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के जो फार्मर्स हैं उन्होंने पहली बार इंडिया के अंदर मॉडर्न फार्मिंग मेथड को यूज़ किया था। द फार्मर्स इन दीज रीजन
सेटअप ट्यूबवेल्स फॉर इरिगेशन, इन्होंने ट्यूबवेल सेटअप किए इरिगेट करने के लिए, एंड मेड यूज ऑफ HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स इन फार्मिंग, और इन्होंने ही सबसे पहले हाई यील्ड वेराइटी सीड्स यूज़ किए, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये सब कुछ यूज़ किया। मतलब मॉडर्न फार्मिंग सबसे पहले पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के फार्मर्स ने शुरू करी। सम ऑफ दैम बॉट फार्म मशीनरी, कुछ फार्म मशीनरी भी लेकर आए, लाइक ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, जो पहले मैनुअली हुआ करते थे, ठीक है, पहले हल वगैरह जो चलाते थे वो बैल के थ्रू चलाते थे, और जो काटी जाती थी फसली वो भी हाथों से, जो एक टूल होता है उसकी मदद से काटी जाती थी, ठीक है। लेकिन अब ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स विच मेड प्लफिंग, मतलब वो क्या कर देते हैं, खोद भी देते हैं, ठीक है, बोने का काम भी बहुत आसानी से हो जाता है, काटने का काम भी बहुत आसानी से हो जाता है। मेड प्लफिंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर, ठीक है, यानी बोना और काटना दोनों ही बहुत ही जल्दी पॉसिबल होने लगे, ठीक है। जहाँ पर ऑब्वियस है ना, एक तो मशीन काम करे और एक इंसान काम करेगा तो मशीन जल्दी करेगी, ठीक है। दे वर रिवार्डेड विद हाई यील्ड्स ऑफ व्हीट, और उनको इसका रिवॉर्ड क्या मिला, क्या रिजल्ट मिला कि उनको बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन मिला, क्वांटिटी वाइज प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ पहले के कंपैरिजन में। इन पालमपुर द यील्ड ऑफ व्हीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटीज़ वाज 1300 kg। पालमपुर के अंदर ट्रेडिशनल वेराइटी ऑफ सीड से 1300 kg पर हेक्टर क्या मिलता था, क्या उगता था, व्हीट, ठीक है, गेहूँ। विद HYV सीड्स, और सेम लैंड पे HYV सीड्स जब यूज़ किए गए तो उसका प्रोडक्शन आया 3200 kg पर हेक्टेयर। मतलब अगर आप ट्रेडिशनल व्हीट सीड्स के थ्रू फार्मिंग करते हैं तो 1300 kg पर हेक्टेयर उगता था, लेकिन जब मॉडर्न फार्मिंग करी, HYV सीड्स यूज़ में लिए, तो अपनी यील्ड बढ़ करके, अपना प्रोडक्शन बढ़ करके कितना हो गया, 3200 kg पर हेक्टर। देयर वॉज ए लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट के प्रोडक्शन में बहुत बड़ा इंक्रीज आया। फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ सरप्लस व्हीट टू सेल इन द मार्केट। अब फार्मर्स के पास ज़्यादा अमाउंट में व्हीट है मार्केट में बेचने के लिए। इज इट क्लियर? मतलब हमने इस वीडियो में ये जाना कि किस तरीके से मॉडर्न फार्मिंग के थ्रू हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। ये हमारा दूसरा रास्ता है क्या करने का, प्रोडक्शन को बढ़ाने का। और पहला रास्ता हमने मल्टीपल क्रॉपिंग के थ्रू देखा कि हम एक से ज़्यादा क्रॉप्स उगा करके एक लैंड पे क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। इज इट क्लियर? थैंक यू।